हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम लोग आंसर राइटिंग का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 हमने पहले ही देख लिया है कि कैसे एक ट्रिक के साथ, एक नेमोनिक के साथ हम लोग कैसे आंसर राइटिंग को अपने एक सही स्ट्रक्चर में करके लिख सकते हैं। उसी का एक दूसरा भाग है जहाँ पर कि हम लोग 71st बीपीएससी मेंस का ही एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट करने वाले हैं। एंड आई बिलीव कि ये क्वेश्चन एमंग्स द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में से था इन द पेपर, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको कोई एक ही सिर्फ थीम पे नहीं लिखना है। इसमें कोरिलेट होगा थीम, मतलब पॉलिटी भी होगा, समाज भी होगा, इसमें आपका हिस्ट्री भी होगा। और इस कारण से इसे मैं एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कहता हूँ। ठीक है, हम लोग अपने ट्रिक पर आते हैं। एक बार बस रिवाइज करने के लिए कि तारक मेहता के दादाजी चश्मा लगाकर आज सुप्रीम कोर्ट गए और उनका वेलकम हुआ। टी से हम लोग कह रहे थे द थीम कि वो क्वेश्चन किसके ऊपर है। फिर हम लोग डी पे आ रहे थे कि डिस्क्राइब द थीम। सी से हम लोगों ने कहा कि अब कंपोनेंट्स वो तो कुछ होगा उस थीम का। फिर आज से हम लोगों ने कहा था, ए से हम कहते अबाउट द थीम, मतलब अब उस थीम को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। फिर जे से हमने कहा था कि जो कि क्वेश्चन है पॉलिटी का, तो जजमेंट्स भी आएगा, जे फॉर जजमेंट। जजमेंट कौन देता है, तो बाय सुप्रीम कोर्ट। एस से हमने कहा था सिग्निफिकेंस। सी से हमने कहा था कि जो क्रिटिसिज्म है, जो कि इसका क्रिटिकल एनालिसिस है, और अगर क्वेश्चन में वो नहीं दिया हुआ तो उसका इश्यूज क्या है। फिर वेलकम में हमने कहा था वे फॉरवर्ड, चूंकि हमने पहले इशू बोल दिया। अब जब इशू बोला है और 38 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें भी तो अपने एंड से कुछ देना है कि कैसे ठीक होगा, तो डब्ल्यू फॉर वे फॉरवर्ड। फिर हम लोग सी में आ गए थे एट द एंड, वो था कंक्लूजन। ठीक है, पिछले बार का क्वेश्चन वो वहां से मैंने एक बेसिक स्टार्ट किया था, और उस क्वेश्चन में आपको मैंने सिर्फ एक ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन दिया था जो कि एक टफ ही था, बट फिर भी उसमें एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक था विच वाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। इस बार उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसमें अब ये सीखने वाले हैं कि इस स्ट्रक्चर में हल्का सा अब हम लोग करेंगे ऑल्ट्रेशन। वो ये करेंगे कि अब हम लोग सीखेंगे कि इंट्रो प्रॉपर कैसे अब देते हैं। ठीक है, पहला वाले क्लास में मैंने इंट्रो आपको नहीं कहा था क्योंकि वो एक सिंपल क्वेश्चन था। अगर उस तरह से कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए तो आपको अलग से कुछ इंट्रो लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बेस्ड ऑन पॉलिटी का कंसेप्ट है। आप उसको डिफाइन कर देंगे, आपका इंट्रो हो जाएगा। लेकिन जब कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है कि इज देयर एनी मीटिंग पॉइंट्स बिटवीन कल्चरल नेशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म, ठीक है, एक्सप्लेन सम बेसिक फीचर्स ऑफ कल्चरल अंडरस्टैंडिंग अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड वो कुछ नहीं अब बोल रहा है। फर्स्ट पार्ट में आप देखो, इज देयर एनी मीटिंग, पहले तो वो पूछ रहा है कि है भी कि नहीं है, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें इंट्रो हल्का चेंज करना पड़ेगा। वो क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग अपने फर्स्ट में जाएंगे। फर्स्ट क्या था कि थीम को आइडेंटिफाई करना। देखो पहले किस चीज पे वो क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें अगर आप देखें, इज देयर एनी मीटिंग पॉइंट किसके बीच में, तो कल्चरल नेशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म। ठीक है, हमने ये भी आपको कहा था कि आप जब क्वेश्चन में क्वेश्चन ऐसा दो टर्म को देखे जहाँ पर वो कैपिटल में हो, देयर वेरी हाई चांसेस कि वो वही थीम होगा। अब यहाँ पर देखो, सी कैपिटल में है, एन कैपिटल में है, यहाँ भी सी कैपिटल में है, यहाँ भी एन, मतलब कि थीम है। तो इस बार हमारे पास दो थीम्स है। पिछला बार एक ही थीम था, इस बार हमारे पास दो थीम्स है। तो अब हमने थीम तो कर लिया आइडेंटिफाई, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा था हमने, डी फॉर टू डिफाइन द थीम। अब हमें उस थीम को डिफाइन करना है। और हमने ये भी कहा था कि अगर आप टॉपर के आंसर्स देखेंगे तो फॉर बेटर मार्क्स एटलीस्ट 1 से 1.5 नंबर ज्यादा मिलेगा अगर आप कोट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां भी मैंने क्या किया है, कोट से स्टार्ट किया है। तो कोट क्या लिया है, ए नेशन इज मेड अप ऑफ पीपल हैविंग ए सेंस ऑफ कॉमन बॉन्ड विच इज इट्स लाइफ ब्लड। किसका, नेशन का। ठीक है, it is it is only through an inherent sense of belonging and national culture that makes a nation sustainable। इब्न खालदून, ये एक अरब के एक हिस्टोरियन एंड स्कॉलर रहे हैं ऑफ द मेडिवल टाइम। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि एक नेशन जो है, आप समझो कि भारत एक नेशन है, इंडिया इज ए नेशन इन मेकिंग, बट इसको फिर भी आप कह सकते हैं कि इंडिया इज ए नेशन है। मैंने सिंपल टर्म्स में भारत को एक नेशन भी बोलते हैं, हालांकि पॉलिटिकली इसको स्टेट बोलते हैं, बट अभी उस कंसेप्ट में नहीं जाएंगे कि किसको क्या बोलते हैं। एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक एग्जाम्पल के लिए आप समझो कि एक देश होता है, उसमें क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ पीपल हैविंग ए सेंस ऑफ कॉमन बॉन्ड। बहुत चीज का ना कॉमन बॉन्ड हो सकता है, विच इज इट्स लाइफ ब्लड। तो देश का लाइफ ब्लड क्या है, वो है उसका पीपल।
पीपल कैसे रह रहे हैं, एक कॉमन सा बॉन्ड है। इट इज ओनली थ्रू एन इनहेरेंट सेंस ऑफ बिलोंगिंग, लोगों के पास पहले से ही एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है उस जमीन के लिए, उस मिट्टी के लिए, एंड नेशनल कल्चर दैट मेक्स ए नेशन सस्टेनेबल। इसी कारण से वो देश आगे तक चलता है, आगे तक चलेगा भी इन फ्यूचर। ये किसने कहा था? इब्न खालदून ने कहा था। वो एक अरब के एक हिस्टोरियन रहे हैं, एक फिलोसफर रहे, तो उनका एक कोट मैंने यहां से यूज किया। ठीक है, आफ्टर कोट अब हमें क्या करना है? थीम हो गया, कोट हो गया, अब डिफाइन करना है। डिफाइन क्या करेंगे? थीम को। थीम हमने पता कर लिया, हमारे पास दो थीम है, चलो दोनों को अब डिफाइन करते हैं। कल्चरल नेशनलिज्म मीन्स बिल्डिंग नेशनल आइडेंटिटी थ्रू शेयर्ड कल्चर, हिस्ट्री, सिंबल्स एंड एटीसी। कहने का मतलब क्या हुआ? कल्चर है हमारा। कल्चर क्या है हमारा? कल्चर हमारा इतिहास है, कल्चर में हमारा धर्म है, हमारा खाना है, हमारा कपड़ा है, हमारा भाषा है, हम कुछ ऐसे सिंबल यूज करते हैं, तो वो भी तो हमारा कल्चर है। कल्चर कहने का मतलब क्या हुआ कि सपोज हिंदुइज्म है, ऑफर से एनी कोई भी एक ऐसा धर्म है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ हिंदुइज्म का, तो अगर हिंदुइज्म बिहार में भी प्रैक्टिस हो रहा है और वही हिंदुइज्म उत्तर प्रदेश में भी प्रैक्टिस हो रहा है, वही हिंदुइज्म कर्नाटका में भी हो रहा है, वही हिंदुइज्म तमिलनाडु में भी हो रहा है, तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आए ना लोगों को कि यार हम भी इस पर्टिकुलर धर्म के हैं, आप लोग भी उसी धर्म के हैं, बी इट एनी रिलीजन और नो, और it's shared linkages for ease of convenience. What I am trying to explain is that कि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील होता है कि हमारा इतिहास एक है, 4,000 5,000 10,000 अनंत काल से हम लोग यहाँ पर हैं, हमारा ये लीनिएज है, हमारा ये घर है, हमारा ये जमीन है। ठीक है, हम भी ऐसा कोई एक सेम कल्चर यूज करते हैं, हमारा एक सिंबल हम लोग यूज करते हैं, और आप लोग भी वही सिमिलर कल्चर यूज करते हो। ऐसा फील नहीं हो कि आप भी तो एक ही हो, तो हम लोग तो एक ही हो गए। तो ऐसे आप समझना, इसी को बोलते हैं कल्चरल नेशनलिज्म। मतलब ये तो हो गया देशभक्ति। नेशनलिज्म का मतलब होता है देश के प्रति प्यार। ठीक है, धरती अपने उस मिट्टी के प्रति प्यार। अब वो प्यार कैसे होगा? एक कल्चर से भी होगा। कल्चर मतलब क्या हो गया? धर्म हो गया, खाना हो गया, कपड़ा हो गया, भाषा हो गया, बहुत कुछ हो गया। तो एक तो ये प्यार हो गया कि हम लोग भाई एक ही है, हमारा भी एक भाषा है, हमारा भी एक खाना है, तो हम लोग सब एक हो गए, तो एक तो इस मिट्टी के ही हम लोग हैं, तो इस मिट्टी से हमें प्यार हो गया। ठीक है, ये एक तरह का हो गया। दूसरा तरह का हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म। मतलब देशभक्ति तो है, देश के प्रति प्यार तो है, बट वो किसके थ्रू है? संविधान के तरह से। अभी ये कैसे है, तब देखते हैं। इट लिंक्स ए पीपल्स आइडेंटिटी बाय इक्वल राइट्स एंड लीगल फ्रेमवर्क rather than ethnic और कल्चरल ट्रेट्स। मतलब एथनिक का मतलब क्या होता है? वही जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल, जो कि एक सपोज को एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के बोलने वाले होंगे, उनकी इथनिसिटी क्या होगी, राइट? तो उनका कल्चर क्या होगा, उससे इसको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहां पर तो संविधान है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सेक्युलर। हमें कोई मतलब नहीं है कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन किसी भी धर्म का है। हम एज ए कॉन्स्टिट्यूशन वी आर न्यूट्रल। ये जो कह रहा है, हम लोग किसी के भी अदर एक रिलीजन को अलग से प्रायोरिटी हम नहीं देते। ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ आवर होली कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दिया गया, वही राइट तो सबको दिया गया है। अगर कोई इंसान बिहार में है, उसके पास भी वही फंडामेंटल राइट्स है, उसके साथ कुछ इशू होता है तो वो ही जाएगा टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बाय द रिट्स, ही कैन गो, राइट? और वही इंसान अगर तमिलनाडु में भी अगर कोई इंसान, वो भी तो वही जाएगा। उसके लिए भी तो रूल ऑफ लॉ है, सबके लिए। आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ, कोई लॉ से बड़ा नहीं है। ये बिहार के लोग के लिए भी है, ये तमिलनाडु के लोग के लिए भी, ये महाराष्ट्र के लोग के लिए भी, फॉर एवरीवन इट इज द सेम, राइट? तो कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म बोलता है कि पीपल का जो आइडेंटिटी है बाय द इक्वल राइट्स दे हैव। ठीक है, अभी जो मैंने कहा, जैसे कोई फंडामेंटल राइट सबके पास है, लीगल फ्रेमवर्क, वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, वो जाएगा हाई कोर्ट फॉर वायलेशन ऑफ हिज और हर फंडामेंटल राइट्स। वो तो सेम ही है, लोग कहीं भी रहे पूरा इंडिया में, उसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म। क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है? इज देयर एनी मीटिंग पॉइंट? क्या ये दोनों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ठीक है, अब हमने पहले तो ये समझा हमने कि इसका बाय डेफिनेशन क्या है, बट हमने ये बोला था आज के सेशन के स्टार्टिंग में कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन है जहां पर डायरेक्ट कुछ नहीं लिखा हुआ है, डिफाइन दिस या व्हाट इज दिस, कोई ऐसा एक स्टेटमेंट से आ रहा है जहां पर बोला इज देयर एनी मीटिंग, डायरेक्ट कुछ नहीं है, दो थीम है, इसमें क्या करना होता है? इसके इंट्रो में आप एक दो लाइन आप और ऐड कर दो। ठीक है, इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कल्चरल नेशनलिज्म को एग्जिस्ट। ठीक है, दोनों ही है। हम तो ये भी, हम लोग तो संविधान की तरह से भी अटैच है, और हम लोग खाने के तरह से भी हम लोग अटैच है। जैसे सपोज कि
खाना हल्दी है, तो नॉर्थ इंडिया, नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी हल्दी का यूज होता है, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी हल्दी का यूज होता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप कैसे ये समझेंगे कि कल्चर एंड फूड हैबिट भी एक रोल प्ले करता है इन द नेशनलिज्म। ठीक है, इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल और कल्चरल बोथ को एग्जिस्ट करता है। ये रिप्रेजेंट क्या करता है, देखो ये कीवर्ड आ गया। अभी नंबर ऑफ कीवर्ड्स और थोड़ा सा मैं उसको डिफिकल्ट लेकर के आऊंगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास में ही मैंने कहा था, फर्स्ट वीडियो में ही मैंने कहा था, वो तो भाई बेसिक है। अब हम लोग धीरे धीरे स्टेप अब लेंगे ऊपर, ठीक है। और देखो बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज जितने भी इसमें वीडियोस आएंगे, आप लोग को बहुत कंफर्टेबल फील होने वाला है, बशर्ते कि बस जो भी इस वीडियो को देखेंगे, जब भी इस वीडियो को देखेंगे, एक लिस्ट जरूर आप बनाना, या तो मैं बोलता हूं जो मैंने लिखा है हूबहू वही उतार लो उसमें। बिल्कुल आप इसमें एडिट करना, बिल्कुल आप इसमें आंसर में चेंजेस कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन जो कीवर्ड्स है ना, इतना तक ही रखना है, इसको ज्यादा भी मत एक्सपेंड करना, वरना ये अनंत है, ये खत्म ही नहीं होगा। और दिन भर हफ्ते भर महीने भर लोग कीवर्ड्स ही बैठ करके मतलब इन्वेंट करते हैं, जबकि उतना का जरूरत नहीं है, ना उतना टाइम होता है एग्जाम में कि आप उतने कीवर्ड्स को आप लिख पाओ। फोकस शुड बी ऑन द कंटेंट, एंड दिस इज लाइक ए टॉपिंग ऑन द केक एंड आइसिंग ऑन द केक। बट मेन इज केक, केक ही नहीं रहेगा तो वो पाइनएप्पल और क्रीम लेकर के करेंगे क्या, ठीक है ना। तो क्या होता है ना कि it represents the civilizational palimpsest and normative architecture। देखो ये भी एक कीवर्ड है, धीरे धीरे कीवर्ड्स को मैं बढ़ा रहा हूं। रूटेड इन आवर सिविलाइजेशनल एथोस, वन कीवर्ड, एंड द कलेक्टिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब आप एक बात ये तो खैर समझ ही जाओगे कि कीवर्ड्स का यूज है, तो ये कीवर्ड्स इंट्रो में भी अब यूज होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बीच का पार्ट है बस वहीं पर ही कीवर्ड यूज होगा। अब क्या होता है ना कि सिविलाइजेशनल पैलिम्सेट का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है कि जो कल्चर या जो उस समय का रूल है, जो आज से 500 साल पहले जो चल रहा था वो आज भी चलेगा। हमेशा कुछ नया आता है, कहने का मतलब 1829 के पहले भारत में सती था, सती बाद में बैन हुआ, एबॉलिश किया गया, आज ये नहीं है। क्या ये चेंज नहीं हुआ? चेंज हुआ ना। तो क्या आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो सती है ये एक सोशल पैरामीटर है? हाँ, समाज उसको प्रैक्टिस कर रहा है, बट उसको रोका किसने? उस समय के संविधान ने। भले ही उस समय कोई संविधान नहीं था, बट उस समय के एक्ट ने रोका, एक तरह से उस चीज को एक एबॉलिश किया। सती एबॉलिशन एक्ट लाया गया 1829 बाय द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय, किया गया ना। तो इसी को कहते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हो। संविधान तो चलो मैं मानता हूं नहीं, बट एक एक्ट तो था, एक लॉ तो था वहां पर। लॉ और कल्चर ये दोनों का हुआ, और फिर बाद में लोगों ने माना भी तो इसको। अब चूंकि अब नहीं हो रहा है ये, तो उस समय से ही ये बहुत कम हो गया था, अब तो क्या नहीं ही ये होता है। तो 1829 जो सती का एक एग्जाम्पल है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ सिविलाइजेशनल पैलिम्सेट। तो जब एग्जाम में ऐसा कुछ लिखना रहा तो आपका एक कीवर्ड आ गया, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं अभी आपको कि कीवर्ड को थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, क्योंकि जो बहुत ही डिफिकल्ट आपको लगेगा कीवर्ड, उसको मैं एक बार चाह रहा हूं कि आप लोगों को समझो, ताकि थोड़ा ईज होगा समझने में, ठीक है। अब देखो नॉर्मेटिव आर्किटेक्चर, जो आर्किटेक्चर है, ये बेसिकली क्या होता है ना कि एक फ्रेमवर्क टाइप का होता है, कि कोई शेयर्ड वैल्यू जा रहा है, कोई एक मतलब ऐसा कुछ बिलीफ है या रूल है जो कि होना ही चाहिए। मतलब कि ऐसा कोई ऐसा सेट रूल 1 2 3 4 5 ये लोगों को करना ही करना है उस समाज में। तो एक तो देखो फिर आ गया समाज भी आ गया। जब समाज आ गया तो समाज से ही तो कल्चर है, और जो लॉ है वो समाज के लिए ही तो होता है। तो इज इन दैट वंस अगेन द नॉर्मेटिव आर्किटेक्चर, कहने का मतलब, इसका मतलब क्या है आर्किटेक्चर का, कि एक रूल सेट सब कुछ तैयार है, बस उसको फॉलो करना है, ठीक है। अब देखो अब आता है, इट इज रूटेड इन आवर सिविलाइजेशनल एथोस। अभी देखो एथोस क्या होता है ना कि एथोस होता है कि एक सेट ऑफ आइडिया, ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर समाज के साथ चलता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर देश के साथ एक आइडिया चलता है। हमारा देश का आइडिया क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, मतलब एंटायर वर्ल्ड इज आवर फैमिली। तो ये जो हमारा जो सिविलाइजेशनल एथोस है, इट इज ए वेरी प्रोग्रेसिव वन विच गोज टुवर्ड्स कि हम पूरी दुनिया को ही एक मान, ये हमारा वैल्यू है, ये हमारा आइडिया है। हम सिर्फ अपने ही अपने घर को, अपने राज्य को, अपने देश में, पूरी दुनिया को हम देख रहे हैं, राइट। एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी, मतलब कि कलेक्टिव मतलब क्या? सब लोगों का। तो सब लोगों का एक पहचान है। अब एक पहचान क्या है कि हम लोग भारतवासी हैं, वी आर ऑल आर इंडियंस। अब हम लोग इंडियंस बोलते हैं, तो इंडियन में क्यों बोलते हैं? एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर आवर होली बुक,
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब आप फिर से इसको पढ़ो। इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कल्चरल नेशनलिज्म को एग्जिस्ट, यस, रिप्रेजेंटिंग सिविलाइजेशनल पैलिम्सेट। क्यों? कुछ ऐसा चीज था समाज में पहले जो कि अब नहीं है, उसको चेंज किया। कैसे चेंज किया गया? बाय द हेल्प ऑफ लॉज बाय द एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम एंड नॉर्मेटिव आर्किटेक्चर। वो सेट रूल्स है कि भाई हमें, हमारा समाज को में ऐसे ही होता है, ऐसे ही हमें करना है। रूटेड इन आवर सिविलाइजेशनल एथोज, कहने का मतलब कि ये फीचर्स तो हमारा है, हम सबके प्रति संवेदनशील हैं, तो इसीलिए हम आपके भी चीजों को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी, मतलब जो सिविलाइजेशन में जो कौन होगा, लोग ही होंगे, लोगों का एक आइडेंटिटी है। क्या आइडेंटिटी है? वो एक इंडियन है। ठीक है। देखो ये कैसे, मतलब मैं बोल रहा हूँ कैसे एक आंसर को आप एक अलग ही लेवल पर अब आप लेकर के जाओगे। इससे ना जितने भी कीवर्ड्स वगैरह आएंगे, इससे डरना नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि इसके 100 वीडियोस आने वाले हैं, अब पता नहीं कैसे होगा। ये बहुत कम वीडियोस आएंगे और पर सब्जेक्ट वाइज आएंगे, और पर सब्जेक्ट बस उतना ही कर लो, कीवर्ड्स और स्ट्रक्चर। उसी कुछ क्वेश्चंस में जितने भी मैं लेने वाला हूँ, 8 10 5 6 एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, मुझे जब लग जाएगा कि मैंने सारा स्ट्रक्चर को, सारा कीवर्ड्स को मैंने खत्म कर दिया है, जो भी अभी चल रहा है एज ऑफ नाउ, मैं तभी उस चैप्टर, उस सब्जेक्ट को मैं एंड कर दूंगा, फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मैं आऊंगा। बट टिल देन कीप ऑन जस्ट गोइंग विद द पेस। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। जो फर्स्ट टाइम का देखो वो आपको डिफिकल्ट फील होगा, बट ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट है। अब देखो यार, अब कोई अगर शिप है, कोई शिप है, वो समुंदर में है, वहां तूफान आ गया, तो उससे बचने के लिए आप क्या वहां से कूद जाओगे? क्या नहीं ना, आप कूदोगे, आप वहीं पर ही रहोगे, वहीं पर ही आप देखोगे हम सेफ कहां पर है। तो एकदम ऐसे इजी गोइंग की तरह आप जाओ। मैं इसको ऐसे भी करवा रहा हूं ताकि एक जो बिल्कुल बिगनर होगा उसको भी ये फील हो कि वो भी कर सकता है। बस इतना ही करना है, जो लिखा है मैंने उसको वापस से आप लिखो अपने नोट्स में, जैसा मैंने बताया है। एक पन्ने में 8 से 10 लाइन होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो अच्छा भी आपका दिखेगा। ठीक है। तो अब देखो, आज ये हो गया। हमने क्या देखा था यहाँ पर कि इंट्रो देख लिया हमने, हमने थीम को देख लिया, फिर हमने इंट्रो देख लिया, फिर हमने डिफाइन भी कर दिया। और चूंकि क्वेश्चन थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं है तो हमने इंट्रो में थोड़ा सा उसको ऐड किया। ठीक है। अब आते हैं हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ द थीम। अब इसमें थीम ही हमारा दो है, कल्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल। तो अब जब दो है तो फिर हम लोग इसको, इसमें भी हम लोग दो देखने वाले हैं। तो कल्चरल नेशनलिज्म, इसका देखो ये हम लोग कंपोनेंट्स कर रहे हैं अभी। ठीक है ना, यहाँ भी मैं फॉर ईज के लिए आपको लिख दिया, एग्जाम में लिखना नहीं है आपको, बस अभी के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, ट्रिक जो हम ऊपर था उसके हिसाब से कह रहा हूँ। तो कंपोनेंट्स ऑफ द थीम कल्चरल नेशनलिज्म, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आखिर ये आया कहाँ से। ठीक है। इवोल्यूशन, अब देखो ये मैंने एक डिज़ाइन बनाया हुआ है, आप कुछ कुछ और भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ना एक नदी के तरह का जो ये एक डिज़ाइन है, ये काफ़ी थोड़ा यूनिक और आई कैचिंग होता है। तो अब ये जो कल्चरल नेशनलिज्म है, मतलब कि हमारे मिट्टी के लिए, हमारे देश के जो हमारा प्यार है, वो कल्चर के थ्रू कैसे आया। तो इसका अब हम लोग देखते हैं कैसे आया। पहला आया सिविलाइजेशनल यूनिटी, मतलब धर्म के हिसाब से, फेस्टिवल के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, मतलब हम लोग एक हैं, मतलब हम लोग एक सिविलाइजेशन के हैं। वैसे मैंने बोला दिवाली बिहार में भी मनता है, दिवाली कर्नाटका में भी मनता है, क्या हम लोग एक नहीं हो गए? फेस्टिवल्स हो गया, धर्म, जो भी आप पर्टिकुलर, आप हिंदू हो चाहे आप मुस्लिम हो, क्या आपके धर्म के लोग सिर्फ बिहार में ही हैं? नहीं है, वो अदर स्टेट में भी तो हैं। वो अगर कर्नाटका में भी हैं, वो तमिलनाडु में भी है, केरला में भी है, एमपी में भी है, कश्मीर में भी है। तो आपको ये नहीं लगता कि आपको लगेगा हम लोग तो एक ही हैं? तो जब हमारा धर्म एक हो गया, हमारा फेस्टिवल एक, हमारा भाषा, अब जैसे हिंदी, हाँ, हिंदी स्पीकर्स हैं, तो हिंदी ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार में ही लोग बोलते हैं, इवन कि हमारा कोलोकियल अदर रीजनल भाषाएं भी हैं, लेकिन हिंदी तो यूपी में भी लोग बोलते हैं, हरियाणा में भी लोग बोलते हैं, बिहार में भी लोग बोलते हैं। तो हमें ऐसा फील होता है ना कि हम लोग एक ही हैं। तो ये भी एक बेसिस होता है कि एक होता है एक मिट्टी के लिए प्यार का, उसको बोलते हैं कीवर्ड के टर्म में सिविलाइजेशनल यूनिटी। अब देखो दूसरा होता है सोशियो रिफॉर्म्स मूवमेंट। ये सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट क्यों आया था? क्योंकि कुछ इश्यूज था, कुछ डिस्पैरिटीज थे हमारे समाज में, उनको खत्म करने के लिए। और समाज में था का मतलब वो कल्चर में का पार्ट था, उसी को खत्म किया। तब देखो इसमें बहुत सारे हैं, इसमें आप जो मन करे आपको आप उठाना, स्पेक्ट्रम या जहाँ से भी पढ़ाओ, जो भी आपको मन करे आप 2 3 4 यहाँ लिख सकते हो। मैंने बस 2 ही को लिया है,
ठीक है। एक तो आर्य समाज था, प्रमोटेड वैदिक कल्चर है ना, बैक टू द वेदास, जो इन्होंने कहा था कि वैदिक कल्चर में जो लिखा है बस आप लोग वही करिए, इससे रिफॉर्मिज्म भी आएगा। रामकृष्ण मिशन, सर्विस टू मैनकाइंड, एक 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 थॉट होता है ना कि सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। ठीक है, तो इंसान का आप भलाई करो, इंसान का आप अच्छा करो, उससे भगवान भी बहुत खुश होंगे। इसका आगे और भी बहुत कुछ है, लेकिन ये मैंने दो एग्जाम्पल लिया है कि कैसे कल्चर का पार्ट बनते हुए आपको वहाँ के देश, वहाँ की इस मिट्टी से आपको प्यार होता है, और वही है द कम्स एज द बेसिस ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म। ठीक है, जब ये दो हो गया, फिर कुछ हमारे इंडियन थिंकर्स थे। थिंकर्स, ये देखो थिंकर्स भी बहुत है, मैंने दो का नाम लिया, आई थिंक दो भी काफी होगा। अब इन दो में कौन सा है वो आपको जो मन करे आप वो ले लो। सबसे पहले थे बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने भारत माता के बारे में बताया था, और ये कहा था कि जो हम लोग जो हैं, हम लोग एवरीवन, वी ऑल आर द सन एंड द डॉटर्स ऑफ मदर इंडिया, भारत माता। तो अगर वो पंजाब के भी लोग होंगे वो भी होंगे, कर्नाटका के लोग होंगे वो भी होंगे, बिहार के लोग होंगे वो भी होंगे। तो ये हो गया ना एक यूनिफाइंग स्पिरिट, एक यूनिफाइंग सिंबल। उन्होंने ये बोला कि हम लोग सब एक ही हैं। फिर इन्होंने बोला कि उन्होंने एक वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है उसको लिखा। इसमें बोला गया कि हमारा सेल्फ प्राइड, हम भी बहुत कुछ हैं। तो हमारा जो कल्चर का पार्ट आ रहा है वो सेल्फ प्राइड, जो हमें गर्व होता है अबाउट अबाउट हमारा देश के बारे में, वो कहीं ना कहीं इस सॉन्ग से दर्शाया जाता है। और वेरी हाई चांसेस कि ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया बिकॉज ऑफ दैट वंदे मातरम इशू विच वाज गोइंग ऑन इन इंडिया बिफोर आवर एग्जाम। ठीक है, आप जब सेकेंड थिंकर के बारे में आते हो, दैट इज औरबिंदो घोष। इन्होंने ये कहा था कि वी आर स्पिरिचुअली सुपीरियर देन द वेस्टर्न, देन जो ब्रिटिश थे उनसे हम लोग स्पिरिचुअली बहुत सुपीरियर हैं। तो इनका थॉट से हमें ये फील हुआ कि हम लोग सभी को ये फील हुआ कि हम लोग भी तो उसी मिट्टी से हैं, हम लोग भी ब्रिटिश नहीं है। वी ऑल आर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लैंड, फ्रॉम दैट ओन सॉइल, जहाँ से कि पीपल फ्रॉम वेरियस स्टेट, जो आज के टाइम में स्टेट्स है वो सब इवॉल्व हुए, राइट। तो अरबिंदो घोष के हिसाब से तो हम लोग स्पिरिचुअली सुपीरियर हो गए, हम लोग बहुत बड़े हैं कंपेयर टू ब्रिटिश, एंड दिस गेव ए सेंस ऑफ प्राइड ऑल्सो टू अस इंडियंस, एंड इट हेल्प्ड इन जनरेटिंग द लव फॉर द मैनकाइंड, द लव फॉर दैट सॉइल, एंड इन टर्न टू द कल्चरल नेशनलिज्म ऑफ इंडिया। अब देखो पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और से ग्रुप बने, लाइक आरएसएस, वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, और हिंदुत्व उनका एक आइडियोलॉजी था एज द कल्चरल इथोस। देखो ये जो है ना, ये पीवाईक्यू में पूछा गया है, बीपीएससी के पीवाईक्यू में ही, तो इसको कभी होगा तो बाद में एड्रेस कर लेंगे एज ए सेपरेट टॉपिक। बट आप समझो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में आरएसएस और वीएचपी ऐसे कुछ पार्टीज थे, कुछ ऐसे संस्था थे, और इन्होंने हिंदुत्व को एज ए कल्चरल एथोस बोला गया। मतलब कि यहाँ के लोग जो है, एक पर्टिकुलर देश है उसका नाम है भारत, जानते ही हैं, जिसका हम लोग बात कर रहे हैं अभी। और वो जो देश है भारत, वहाँ पर एक पर्टिकुलर तरह के लोग रहते हैं, और वो लोग सब भारतीय हैं। मतलब ये इनका कहना था कि मैं उनके टर्म्स में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आरएसएस या वीएचपी वाले, उन्होंने कहा था कि हिंदुत्व जो है इस पर्टिकुलर एक देश है वो है इंडिया, और इंडिया में जो लोग रहते हैं वो लोग इंडियन है, उनका ये एक पर्टिकुलर कल्चर है, वो एक पर्टिकुलर ही कल्चर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, बट इसके बारे में इन डेप्थ तो एक सेपरेट क्वेश्चन होगा, मैं तब करूँगा। एज ऑफ नाउ बस आप इतना ही समझ जाओ कि एक कल्चर के प्रति जो आरएसएस या फिर वीएचपी का एक कंट्रीब्यूशन रहा है पोस्ट इंडिपेंडेंस फॉर, दे हैव मेंशन्ड हिंदुत्व एज ए कल्चरल एथोस। अब हम लोग ने देखा था अबाउट हमने अभी देखा यहाँ पर अबाउट कल्चरल नेशनलिज्म, और अब हम देख रहे हैं अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म। देखो यहाँ भी आएगा फ्रीडम स्ट्रगल से। ये तो ना इगैलिटेरियनिज्म का मतलब होता है कि हम लोग सब एक हैं, सब बराबर है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, नो क्लास नो कास्ट, तो सब लोग बराबर थे। ये प्रपाउंड किसने किया था? बाय महात्मा गांधी जी, बाय जवाहरलाल नेहरू, बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि हर कोई एक है, कोई ऐसा छोटा नहीं है, कोई ऐसा बड़ा नहीं है। तो कि क्या हुआ था ना कि इसी चीज के लिए ये लोग भी डिमांड किए थे कि वी नीड टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप देखोगे अगर आईएनसी 1931 जब कराची सेशन में हुआ था, इट वाज डिमांडेड फॉर द फंडामेंटल राइट्स।
तो दे वांटेड टू फ्रेम एक कॉन्स्टिट्यूशन जो कि एक इगैलिटेरियन हो, ठीक है, वो ऐसा नहीं हो कि उसमें कि उसमें इक्वालिटी रहे ही नहीं, ठीक है। तो दिस वाज द बेसिस कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म कहाँ से हुआ था। अब देखो, हमने कल जो क्वेश्चन किया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है। अब ये जो हम जब हमारा संविधान बना, तो इसमें ये कहा गया कि जो स्टेट है, मतलब स्टेट कहने का मतलब इन पॉलिटिकल साइंस जो देश होता है इट इज कॉल्ड एज ए स्टेट। स्टेट मतलब कि उसके पास पावर होता है, लाइक इट हैज फोर्स, इट हैज टू मेक लॉज, ठीक है। तो ऐसा समझो कि इंडिया इज अ स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। स्टेट एंड द सिटीजन्स मतलब हम टू बी गाइडेड बाय वैल्यूज, प्रिंसिपल्स एंड द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रीडम के पहले लोगों ने बोला कि इगैलिटेरियन स्टेट चाहिए, संविधान चाहिए, उसके लिए एक कॉमन संविधान फॉर एवरीवन। संविधान बन गया। संविधान बनने के बाद संविधान में ने ये बोला गया कि जो भी एंटायर स्टेट है, ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट है, जो सिटीजन्स हैं, ये गाइड की जाएंगे बाय द वैल्यूज, प्रिंसिपल एंड द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये टॉपिक को इन डेप्थ मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में ही डिस्कस किया हुआ है। वैल्यू मतलब क्या, जैसे इक्वालिटी हो गया, ठीक है, जैसे जुडिशियल हो गया, मतलब कि ना इंडिपेंडेंट रहेगा जुडिशियरी, तो इससे स्पिरिट ऑफ हमारा संविधान वो भी अपहेल्ड रहेगा, ठीक है। और जब आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होगा, वहां से भी आपका एक नेशनलिज्म बनेगा, एक देशभक्ति एक होगा संविधान के हिसाब से कि मुझे भी सही ट्रीट किया जा रहा है, मैं चाहे जहां पर भी जा रहा हूं, ठीक है। अगर सही से ट्रीट नहीं किया गया तो आई कैन गो टू द पुलिस, आई कैन गो टू द कोर्ट फॉर वायलेशन ऑफ माई फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो एक तरह से इसके कारण से भी तो उस मिट्टी से थोड़ा प्यार होता है, तो उसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के स्ट्रक्चर में। यहां हमने ये देखा कि कंपोनेंट्स तो हमने देख लिया, अब एक बार फिर से देखो कंपोनेंट क्या होता है। अगर कंपोनेंट कोई मुझे बोलेगा कि वो क्या होता है, तो मैं बोलूंगा सिविलाइजेशनल यूनिटी है, फिर यहाँ पर इंडियन थिंकर का ये रोल है, सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट्स, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस का कुछ कुछ है, लाइक ना फॉर कल्चरल एथोस एंड ऑल। बट मैंने क्या किया है इस क्वेश्चन में कि ये जो सी है और ये जो ए है, इसको मैंने कंबाइन कर दिया है। कल के भी जो जो प्रीवियस वीडियो आया था उसमें भी मैंने कंपोनेंट एंड अबाउट को एक करके लिखा था, ठीक है, टू सेव आवर टाइम। बेसिकली जब एग्जामिनेशन हॉल में क्या था, कभी कभी टाइम का क्रंच होता है, अगर आप सभी पैरामीटर्स को, सभी डायमेंशंस को अलग अलग लिखने लग गए तो आपको टाइम इतना रहेगा नहीं, बिकॉज दे आर 9 इन नंबर। अब आप 9 मिनट तो है ही नहीं ना आपके पास, 6 पेजेस है आपके पास, 20 मिनट है आपके पास। तो कभी कभी जब क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो तो दोनों को इंटीग्रेट करके ही लिखते हैं, ठीक है। तो मैं अक्सर ही सी और ए, सी ए होता है सी ए, तो मैं अक्सर ही सी ए को इंटीग्रेट करके लिखता हूँ, थोड़ा लुक एंड फील भी इससे और भी ज़्यादा अच्छा आता है। जैसे ये मैंने लिखा, इसका मैंने ये लिख दिया, फिर कंपोनेंट, फिर थोड़ा तो मैंने डिफाइन कर दिया इसको। आप इसको और कंटिन्यू करके भी आप लिख सकते हो एग्जाम में, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर मैं दे रहा हूँ, इसलिए ऐसा नहीं कि यही एक फाइनल आंसर है। ट्रीट कर सकते हो, यहाँ पर भी आप एग्जाम्पल दे दो, यहाँ भी एग्जाम्पल दे दो, यहाँ भी एग्जाम्पल दे दो, बट मैं एक समझा रहा हूँ कि लिखेंगे कैसे। हालांकि इतना भी लिखा जाए तो ऐसा नहीं कि ये खराब आंसर है, ये भी एक सही आंसर है, बट चाहो तो आप और एडिशन अपने एंड से कर सकते हो। अब क्वेश्चन में आता है, हमारा जो सेकंड पार्ट क्वेश्चन था कि मीटिंग पॉइंट्स बिटवीन देम। अब फिर आते हैं, मीटिंग पॉइंट कहाँ कहाँ होगा, तो वही होगा जहाँ से उसका शुरुआत हो, जहाँ से उसका शुरुआत हुआ वहाँ से अब देखते हैं। तो फ्रीडम स्ट्रगल से ही हमने देखा ऊपर की शुरुआत हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ, द कल्चर एंड द फोक प्राइड बिकेम द बेसिस ऑफ द डिमांड ऑफ द फ्रीडम, ठीक है। हमारा कल्चर हमारा वे ऑफ लाइफ, हमारा धर्म, हमारा खाना, हमारा फोक प्राइड कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारा कल्चर बहुत एंशियंट है, हमारे में बहुत आज़ादी है, सब कुछ है हमारे पास। तो यही तो बन गया था ना कि बेसिस ऑफ द डिमांड ऑफ द फ्रीडम, कि ब्रिटिश क्या कर रहे थे, वो हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, एंड दैट इज समथिंग विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस, कि कोई भी एक फॉरेन पावर आ करके हमारे पर राज भी कर रहा है, हमारा कल्चर को भी तहस नहस कर दिया। तो यही बन गया बाद में चल के डिमांड की हमें तो फ्रीडम चाहिए। अब एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, आप यहाँ तो कोई सा भी दो, नॉन कॉर्पोरेशन का दे दो, सीडीएम का दे दो, क्यूआईएम का, किसी का भी जो मन करे आप दे दो, बट कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, नॉट वेरी लेंदी बिकॉज ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट। अगर आप एग्जाम में बहुत टाइम है तो आप सभी मूवमेंट को आराम से एक एक दो दो लाइन करके आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में मैंने दिया स्वदेशी मूवमेंट 1905, ठीक है। ये क्या हुआ था, यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ सॉन्ग्स लिखा था, अमार सोनार बांग्ला जन गण मन। ये क्या ये नहीं दिखा रहा है कि ये
लैंड के प्रति एक प्यार है कि अमार सुनार बांग्ला, मतलब कि हमारा बांग्ला के बारे में वो उस सॉन्ग्स को में दर्शाया जा रहा है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही आदमी वहाँ पर होंगे जिनको कि अपने बंगाल से प्यार होगा, बहुत सारे लोग होंगे। पोएट क्या करते हैं कि वो कलेक्टिव जो वॉइस होता है लोगों का उसको समाहित करते हैं कुछ लाइन्स में, और अपना भी उनका होता है। तो जब ये कल्चरल जब जब ये वहाँ के लोगों के दर्द को समझे कि क्या इशू हो रहा है, वहाँ के लोगों के फीलिंग्स को जब पोएम में वो लिए, देन दिस सॉन्ग बिकेम एज द थीम सॉन्ग फॉर द स्वदेशी मूवमेंट। एंड वी ऑल नो जन गण मन इज आवर नेशनल एंथम। ठीक है, तो कैसे देखो सॉन्ग्स क्या है, सॉन्ग हमारा हमारा कल्चर का पार्ट है, बांग्ला भाषा है, ज़मीन है, ये क्या है, ये सब पार्ट ऑफ हमारा कल्चर है। बट कल्चर क्या क्या रोल हुआ फॉर स्वदेशी मूवमेंट, कि हमें आज़ादी चाहिए, ट्रांसफॉर्म्ड द आवर फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल जब ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो ये क्या हो गया, पार्ट ऑफ, ये हो गया पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल। देखो कैसे शेप कर रहा है कल्चर किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल को। बाल गंगाधर तिलक, गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल, शिवाजी अटरेंस भी में भी बोलते हैं, और जो उन्होंने अखबार में एक कुछ आर्टिकल भी लिखा था। ठीक है, बट उसमें वही है कि उतना इन डेप्थ मैं नहीं जा रहा हूँ, बस चूंकि मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूँ। तो बाल गंगाधर तिलक को भी एक एरो डाल करके लिख दिया कि इन्होंने गणपति फेस्टिवल एंड शिवाजी फेस्टिवल का भी स्टार्ट किया। अब ये क्या पार्ट ऑफ द कल्चर है ना, क्योंकि ये तो लोग कर रहे हैं, ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं गणपति फेस्टिवल एंड शिवाजी फेस्टिवल, बट इसका अंटायर पर्पस क्या है, फॉर फ्रीडम। फ्रीडम स्ट्रगल का ही तो ये पार्ट हो गया, तो फ्रीडम स्ट्रगल का ये तो पॉलिटिकल हो गया ना। जो पॉलिटिकल होगा यही तो आगे चल के फिर हुआ, जो कि हमारा संविधान को कोच ने शेप किया, ये हुआ ना कॉन्स्टिट्यूशनल। तो यहाँ से हुआ इजाद। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड पार्ट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखो ये एक कीवर्ड है, इसको बोलते हैं सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी मतलब क्या, चलता रहेगा, चलता ही रहेगा, अनंत काल तक चलता रहेगा। सिविलाइजेशन तो हमारा सिविलाइजेशन ही तो चलता रहेगा। ठीक है, तो क्या ये शो करता है, अगर हम लोग यूनिटी रहे, हम लोग बहुत डाइवर्स हैं, हर चीज़ में हम लोग डाइवर्स हैं, खाना हो, धर्म हो, भाषा हो, लेकिन फिर भी हम लोगों में एक यूनिटी है, तो इट विल लीड टू, जो हमारा सिविलाइजेशन, जो हमारा भारत है, इट विल, वो अनंत काल तक रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल में मैंने लिखा कि इन ऑपरेशन सिंदूर 2025 में सोल्जर फ्रॉम वेरीड कल्चर्स फॉट। वहाँ तो ऐसा नहीं था ना कि देश को डिफेंड करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर ही कल्चर के लोग वहाँ पर थे। तो सोल्जर्स फ्रॉम वेरीड कल्चर्स, फ्रॉम वेरीड रिलीजन्स, फ्रॉम वेरीड फूड हैबिट्स, हर चीज़ में अलग थे, बट टू डिफेंड व्हाट, टू डिफेंड द टू डिफेंड आवर कंट्री इंडिया। और इंडिया में क्या है, इंडिया कैसे चलता है, तो बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो यहाँ पर हो गया कल्चर एक पार्ट, टू डिफेंड क्या करना है, हमें इंडिया को डिफेंड करना ऑब्वियसली, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट विच इज नेशनल इंटीग्रेशन। देश बना रहे, देश में सब कुछ एक जैसा ही रहे, और देश में इधर उधर कुछ ना हो, इसके लिए क्या क्या किया गया कि ऑल इंडिया सर्विस को बनाया गया। इसमें आप चाहोगे तो आर्टिकल वगैरह भी लिख दो, बट एज ऑफ नाउ इस क्वेश्चन में मैंने नहीं लिखा है। एग्जाम्पल आईएएस, आईपीएस, एक डाइवर्स कंट्री का, सपोज एक बिहार का एक लड़का जो हिंदी बोलता है, जो कि उसका खाना अलग है, वो अगर जा करके केरला का वो बन जाए, सपोज केरला कैडर मिल गया उसको, वहाँ पर साउथ इंडिया का काम मिल गया, तो ये नहीं हुआ कि देखो ये एक डिफरेंट कल्चर जा रहा है, एक डिफरेंट कल्चर का लोग एक अलग ही कल्चर में वो जा रहा है, बट वो किसके तहत जा रहा है, ऑल इंडिया सर्विस के तहत जा रहा है। तो क्यों क्यों क्या हम ये नहीं कहते कि नेशनल इंटीग्रेशन हो रहा है, देश एक जैसा हो रहा है, कोई कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है कि कौन कहाँ का है, अदर राज्य का है या अदर धर्म का है, कोई इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा है। एक बिहार का इंसान है, वो केरला में जाकर आईएएस का वो जॉब कर रहा है, वो आईपीएस का वो सर्विस कर रहा है। तो क्या ये नहीं नेशनल इंटीग्रेशन हो रहा, देश को जोड़ा जा रहा है, राइट। सेम कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ फॉर ऑल, मेरे लिए भी आर्टिकल 32 है, आपके लिए भी है, हर लोग के लिए जो भी इस देश के नागरिक हैं। रूल ऑफ लॉ, कोई लॉ से बड़ा नहीं है, आर्टिकल 14, ये मेरे लिए भी एप्लीकेबल है, आपके लिए भी, हर नागरिक के लिए भी एप्लीकेबल है। नेशनल 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 फेस्टिवल्स, एक सेकेंड, यहां पर एक एरर हुआ है, इट इज नॉट दिवाली, दिवाली इज नॉट ए नेशनल फेस्टिवल। नेशनल नेशनल फेस्टिवल कहने का मतलब कि हमारा इंडिपेंडेंस डे,
हमारा रिपब्लिक डे और 2 अक्टूबर बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, अब आप बताओ कि ये जो इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है और 2 अक्टूबर है, क्या ये सिर्फ बिहार के लोगों के लिए ही है क्या, या फिर पूरे इंडिया के लिए है? ऑब्वियसली फॉर एंटायर कंट्री के लिए है। तो इट एक्ट्स एज एन इंटीग्रेटिंग फोर्स टू बी टू बी ए सॉवरेन कंट्री। ये इंटीग्रेटिंग फोर्स है कि देश टूटे नहीं, सब एक एक साथ हैं और एक साथ ही रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो दिस इज द रोल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। अब जो फेस्टिवल होता है ये एक पार्ट ऑफ कल्चर है। हम बात किसकी कर रहे हैं? एक देश की। देश किससे चलता है? एक संविधान से चलता है, संविधान है तो देश है। ठीक है, तो हो गया ना यहाँ पर मीटिंग पॉइंट्स। अब जैसे इंडियन स्पोर्ट्स है, मैंने एग्जांपल लिया है क्रिकेट का, यहाँ पे हॉकी भी आप दे दो, कोई भी आप एक स्पोर्ट का नाम लिख दो। क्या ये स्पोर्ट्स, ये जो स्पोर्ट्स टीम है ये किसके लिए खेलते हैं? ये भारत के लिए खेलते हैं। भारत क्या चीज़ है? एक पॉलिटिकल बॉडी है। ये किससे चलता है? एक संविधान से वो चलता है। ये जो स्पोर्ट्स टीम है इसमें तो वेरिड कल्चर के लोग हैं ना। इसमें तो पंजाब के भी हैं, इसमें तो आंध्र प्रदेश के भी हैं, अलग अलग राज्य के, तो अलग अलग राज्य के लोग यहाँ पर इस टीम के अंदर में। तो इजंट इट नेशनल इंटीग्रेशन? यहाँ पर कल्चर और पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या मिल नहीं गया? और क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है कि सब लोग के लिए इक्वल है? तो क्या उड़ीसा का प्लेयर और क्या बिहार का प्लेयर, इसमें क्या कोई डिफरेंस होगा? नहीं होगा। दे ऑल आर प्लेइंग, राइट। अब देखो एक और तरीका होता है, जब आपने ऐसे एक गोल कर दिया, आपने पॉइंट लिख दिया, अब आप यहाँ पर 2 एरो डाल कर लिख दो नेशन बिल्डिंग। कैसे नेशन बिल्डिंग नहीं हो रहा है? मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इंडिया इज ए नेशन इन मेकिंग, क्योंकि मतलब देखो वो पॉलिटिकल साइंस का कंसेप्ट है तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इट इज़ ए नेशन इन बिल्डिंग बट इट इज़ ए स्टेट। ठीक है, उसका देखो मैं बता ही देता हूँ क्या है ना। सपोज एक देश है फ्रांस। फ्रांस का एक खाना है, फ्रांस का एक मतलब एक भाषा है, सब कुछ वहाँ पर एक है। लेकिन इंडिया में तो ऐसा नहीं है ना। बिहार के लोग खाएंगे लिट्टी चोखा, गुजरात के लोग खाएंगे ढोकला, ये बोलेंगे गुजराती, हम लोग बोलेंगे भोजपुरी, मगही, अंगिका। नीचे में आप आओ आंध्र प्रदेश, ये लोग भी, इन लोग का भी खाना अलग है। तो सब कुछ ही अलग अलग है ना। तो वी आर कमिंग टुवर्ड्स बिकमिंग ए नेशन, बट अभी तक हम लोग एक नेशन नहीं है। बट अगर हम लोग नेशनल इंटीग्रेशन करते हैं तो वी tend to become a nation. We are a nation in building or nation in making, right? अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स, मतलब कि संविधान में ऐसा क्या क्या चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या लिखा हुआ है? तो पहले प्रियम्बल में है जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है। ये सभी जो है, ये जस्टिस किसके लिए है? लोग के लिए। लिबर्टी किसके लिए? लोग के लिए। इक्वालिटी लोगों के बीच में। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा किसके बीच में? लोगों के बीच में। अब लोगों के बीच में वो तो कल्चर हो गया ना। अब कल्चर हो गया, अब प्लस हो गया इसमें पॉलिटिकल। पॉलिटिकल मतलब पावर कहाँ से आया? संविधान से आया। तो एक हो गया ना मीटिंग पॉइंट। ठीक है। अच्छा, अब आता है एक, अब देखो, अच्छा अच्छा, ये देख लो आप। क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट है, सम बेसिक फीचर ऑफ कल्चरल अंडरस्टैंडिंग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, हमारे संविधान ने कल्चर में का क्या क्या चीज़ है, कल्चर को कैसे, कल्चर हम कैसे बोल सकते हैं कि यानी का हमारा जो जो संविधान है उसमें कल्चर का भी पार्ट समाहित है, उसको हम कैसे बोल सकते हैं? तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट हेडिंग दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो उसमें पहला है माइनॉरिटी कल्चरल। देखो ये जो मैंने 5 पॉइंट लिखा है, बहुत पॉइंट पॉसिबल हैं। ठीक है, बट 4-5 ही आप लिखना बिकॉज ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट। ठीक है, माइनॉरिटी कल्चरल एंड द एजुकेशनल राइट। अगर कल्चर की बात हो तो अगर हम लोग फंडामेंटल राइट देखें तो कल्चर एक्सक्लूसिवली मेंशन्ड है इन आर्टिकल 29-37। एग्जाम्पल दे दो, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली हो गया। मैं आप खुद सोचो क्या ये नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन में अंदर में अच्छा ये थोड़ा हेडिंग में थोड़ा एरर हो गया है, हेडिंग पे उतना नहीं जाना, मैं इसको चेंज भी कर दे रहा हूँ। देखो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है ना, तो यहाँ पर बस ये देना, ये कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप समझो इसका मतलब ये हुआ ना कि कल्चर क्या क्या कहाँ कहाँ है संविधान। हम कैसे समझेंगे कि हमारा जो संविधान है वो कल्चर को भी लेकर के चल रहा है? तो ऑब्वियसली
एक ऐसा आर्टिकल है जहाँ पर कल्चर ही लिखा हुआ हूबहू, तो क्या नाम है, अब माइनॉरिटी कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स कहाँ पर है, आर्टिकल 29-30 में है दिया हुआ। आप चाहो तो इसको भी इन डिटेल एक एक लाइन आप बोल सकते हो इन ब्रीफ में, बट उतना आई थिंक डोंट थिंक इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड भी होगा। स्टेट न्यूट्रलिटी, स्टेट न्यूट्रल है सभी धर्म के लिए, ऐसा नहीं कि स्टेट प्रो है किसी एक पर्टिकुलर धर्म के, स्टेट किसी एक पर्टिकुलर धर्म को प्रोग्रेस करने के लिए कुछ अलग से स्टेप ले, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्टेट न्यूट्रल है, किसी भी धर्म के, सब धर्म के लिए वो इक्वल है, एज सेड इन आर्टिकल 25। तो 25 से 28 जो है पार्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलरिज्म क्या हुआ, ऑल अदर लोगों का धर्म, लोग जो है, लोग किसके पार्ट हुए, सोसाइटी के। ठीक है, सोसाइटी में क्या होता है, कल्चर होता है, लोगों का धर्म उसका कल्चर ही तो है। अब कल्चर कहाँ पर लिंक है, संविधान में है, देखो है ना, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, समझे ऐसे। अब होता है रिफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रिफॉर्म तो आप समझ रहे हो कि ये हमें रिफॉर्म करना है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, संविधान जो है उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान हमें पावर दिया है कि जो हम कोई गलत हो रहा है उसको हम रोक सकें, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। उसका हमने यूज किया टू लिमिट द पावर ऑफ एनी ऑफ द गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब हम उसको यूज करेंगे फॉर रिफॉर्म, कैसे करेंगे, आर्टिकल 17, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी कहाँ पर है, सोसाइटी में है। सोसाइटी में कौन रहता है, लोग रहते हैं, उनका क्या है, एक कल्चर है, और उस कल्चर को रोकने के लिए क्या है, आर्टिकल 17 है। हो गया, लिंक हो गया। प्लूरलिज्म, डाइवर्सिटी, कपलिंग। अच्छा देखो ये सब ना एक कीवर्ड है, सॉरी मैं बोलना भूल गया था, स्टेट न्यूट्रलिटी भी एक कीवर्ड है, रिफॉर्मेटिव ये भी एक कीवर्ड है, और प्लूरलिज्म, डाइवर्सिटी, कपलिंग भी एक कीवर्ड है। सबको लिखते चलने की जगह। प्लूरलिज्म क्या होता है ना, देखो सिंगुलर का उल्टा, सिंगुलर मतलब क्या, एक, प्लूरल का मतलब क्या, मोर देन वन, मोर देन वन भी है और डाइवर्सिटी भी है। डाइवर्सिटी मतलब मोर देन वन भी, 5 लोग हैं, पांच का अलग अलग धर्म है, 5 लोग हैं, 5 का अलग अलग भाषा है, तो उसको कपल कर दिया गया है। कपल इन द सेंस, ठीक है, हम मानते हैं, हम रेस्पेक्ट करते हैं कि आपका जो भी भाषा है, आपका जो भी मतलब धर्म है, आपका जो भी कुछ है, हम उसको हम एक साथ लेकर के चल रहे हैं। तो ऐसा एग्जाम्पल कहाँ दिखता है आपको, 8th शेड्यूल में। 8th शेड्यूल में क्या है, लैंग्वेज है, एग्जाम्पल में आप डाल दो मैथिली, डाल दो कश्मीरी, आप डाल दो। तो इस लिस्ट में आप देखो, इस लिस्ट में जो लोग हैं वो पार्ट ऑफ ए सोसाइटी है। सोसाइटी में क्या पार्ट ऑफ कल्चर है, वो तो उनका अगर कोई मैथिली बोल रहा है का मतलब ही इज फ्रॉम, हिज कल्चर इज बेस्ड ऑन मैथिली। बट मैथिली अगर कश्मीरी से लिंक हो रहा है और वो सबको भी वो सब एक शेड्यूल में आ रहा है, तो वो शेड्यूल कहाँ पर है, कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, तो देखो कैसे फिर से कल्चर और ये लिंक हुआ, समझे एक और पॉइंट इसका। चलो फिफ्थ में देखते हैं, 5th एंड द 6th शेड्यूल, ये तो पता ही है, फॉर द ट्राइबल एरिया, फिर असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, ये हो गया। पेसा एक्ट, जहाँ पर 5th शेड्यूल, जहाँ पर 5th शेड्यूल सब नहीं लगेगा वहाँ पर लग जाएगा आपका पेसा एक्ट 6th। ठीक है, तो अब पेसा एक्ट में वही है कि प्रोविजंस जो होता है हम लोग पीआरआई को वहाँ पर डाल देते हैं, उस एरियाज में, ट्राइबल एरियाज वगैरह में। ठीक है, अब हो गया 73rd एंड द 74th 1992। अब हम जब ये सब कर रहे हैं तो क्या हम समग्र भारत नहीं बना रहे हैं, हाँ देखो, डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल एरियाज एंड द एरियाज ऑफ असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, हमने उसको एक जगह लिया, मतलब ये एक पर्टिकुलर कल्चरल ग्रुप के पार्ट हुए। 73rd एंड द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इट इज फॉर द पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज मतलब कि जो गांवों में ये जो गांवों में जो हो रहा है उसको कैसे हम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कर दें। ठीक है, तो हमने जो भी ऐसे लोग थे जो कि फाइनेंशियली बैकवर्ड वगैरह होंगे, उनको भी हमने एक साथ लेकर के आया, उनका जो कल्चर था उसको भी हमने ऊपर किया। और अब जो ये जो पीआरआई का है, ये जो 5th शेड्यूल में के जो एरियाज हैं ये इसमें एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक पेसा एक्ट कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, अलग तरह तरह के सोसाइटी में और अलग अलग तरह के जो कल्चर के लोग हैं, हम लोगों ने उनको एक कर दिया। ठीक है, उन लोगों को हमने उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके हमने ग्रोथ के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया, सब कुछ दिया। तो इससे हमारा कल्चर भी हुआ, उसके कल्चर का हमारा अच्छाई भी हुआ कल्चर में। और ये किस में दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड कल्चर मिल गया, इससे क्या हुआ, समग्र भारत। आपने देखा कि ये जो लिखा गया है, आप इस तरह से भी एग्जाम में लिखेंगे
तो ये एज ए फॉर्मूला ये है और अच्छा दिखेगा, मार्क्स भी ज़्यादा आएगा। क्योंकि देखो अब अगर मैं चाहता तो मैं इसको लिखता 5th पॉइंट ये हो गया, 6th पॉइंट ये हो गया, 7th पॉइंट ये होगा, 8th पॉइंट। मैंने क्या किया कि 3-4 पॉइंट को मैंने एक में ही मैं ले आया ताकि आपका एग्जाम में टाइम बचे और थोड़ा सा देखने में भी ये अच्छा फील हो। ठीक है, अब देखो फिर ऊपर आते हैं हम लोग कैसे कैसे लिखने वाले थे। तो हमने ए तो लिख दिया है, ठीक है। टी से क्या था, थीम था। डी से क्या था, डिस्क्राइब द थीम था। सी से क्या था, कंपोनेंट्स था, कर लिया। ए से क्या था, अबाउट, हमने कहा था सीए को साथ में ही करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हमने क्या किया, चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ पर 2 अबाउट होगा ना, 2 क्वेश्चन है। इसमें बेसिक फीचर बोला है, इसमें पूछा है मीटिंग पॉइंट। तो मीटिंग पॉइंट तो हमने देख लिया। फिर हमने बेसिक फीचर्स भी हमने देख लिया कि कौन कौन सा आर्टिकल है, कौन कौन सा शेड्यूल है, ठीक है, कैसे वो एक हो गया। अब हम लोग देखते हैं जे पार्ट इज द जजमेंट पार्ट। देखो जजमेंट में क्या है, आप बस याद करना इन जजमेंट को। रमेश यशवंत प्रभु केस 1995। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रूल दैट हिंदुत्व इज ए वे। देखो हिंदुत्व भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने बीपीएससी के पीवाईक्यू का। ये पहले बहुत पूछता था, अभी भी पूछता है घूम फिर करके, इन वन वे अदर पूछता है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रूल दैट हिंदुत्व इज ए वे ऑफ लाइफ। हम किस तरह से जी रहे हैं वो पार्ट है, नॉट ए रिलीजन। इसका कल्चरल एस्पेक्ट है। धर्म तो हमारा कल्चर हुआ ना। तो जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट दे रहे हैं कि ये हमारा पार्ट ऑफ कल्चर है, हमारा पार्ट ऑफ धर्म नहीं है, तो इजंट इट की ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि अबाउट माई कल्चर। तो ये हुआ ना एक जजमेंट। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि नेशनलिज्म है वो कल्चर कॉन्स्टिट्यूशनल, वो वही पूछ रहा है। तो इस जजमेंट में ये भी प्रूव हुआ कि हाँ ये किया है। सेकंड हो गया बिजोय इमानुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986। ये हुआ था कि कुछ स्टूडेंट ने रिफ्यूज कर दिया था टू सिंग द नेशनल एंथम ऑन द रिलीजियस ग्राउंड। तो ये कहा गया कि तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बोला कि पैट्रियोटिज्म कैन नॉट बी फोर्स्ड, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स रिफ्यूज टू सिंग नेशनल एंथम, किसका पार्ट है, ये हमारे देश का पार्ट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ये रिलीजियस ग्राउंड किसका पार्ट है, सोसाइटल पार्ट है ना, ये हमारा सोसाइटी का वैल्यूज है। तो क्या ये दोनों नहीं लिंक हो गया इसी जजमेंट में, बिल्कुल हुआ। तो वी हैव टेकन दिस ऑल्सो इनटू अकाउंट। ऐसा रोमई केस 1994 में दिया गया था। मेजॉरिटी नोज इट फॉर द प्रेसिडेंट रूल, बट उसने ये भी कहा था कि सेक्युलरिज्म इज इन द बेसिक स्ट्रक्चर। सेक्युलरिज्म मतलब जो समाज में होता है कि एवरीवन नो, मतलब कि नो स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर एनी रिलीजन, स्टेट न्यूट्रल है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया। तो देखो इसको क्या किया ना कि ये इसको मैंने ऐसे एक दिखाया 100 से, ये स्टेट न्यूट्रलिटी को मैंने भारी रखा है ना, कल्चरल मेजोरिटेरियनिज्म को मैंने हल्का रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेजोरिटी है बस उसी का मान्य होगा। अगर कोई एक पर्टिकुलर कास्ट का, एक पर्टिकुलर सेक्ट के लोग अगर मेजोरिटी में वहां पर बस उन्हीं का मान्य होगा, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। तो स्टेट किसको एक्सेप्ट करेगा, सबको एक्सेप्ट करेगा, बराबर से ही एक्सेप्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि स्टेट बोलेगा, स्टेट मतलब जो गवर्नमेंट है, जो हम राज कर रहा है, वो ये नहीं बोलेगा कि यहाँ पर तो मैक्सिमम लोग 60% लोग तो इस पर्टिकुलर के हैं, वो तो 40% हम उसको मान नहीं एक्सेप्ट नहीं करें। ऐसा नहीं होता है। स्टेट का काम है सबको इक्वल दे, 100% टू ऑल। ऐसा नहीं कि सबको इसको 1 2 3 देना है, 100% देना है, सबको देना है, बराबर देना है। तो ये भी तो पार्ट हुआ ना, बिकॉज ये तो कल्चर का ही पार्ट हो गया। और जो कल्चर है उसमें स्टेट सबके लिए बराबर है। तो ये भी तो एक हो गया जजमेंट, ठीक है। अब आओ फिर से वापस आओ। क्या देख लिया हमने, जजमेंट भी देख लिया। अब हमें देखना है एस मतलब सिग्निफिकेंस, ठीक है। सिग्निफिकेंस पर हम लोग देखेंगे क्रिटिकल एनर्जी या फिर इश्यूज, ठीक है, सिग्निफिकेंस और क्रिटिकल। आप समझो कि हमने जो क्वेश्चन का आंसर था ना वो हमने कर लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब अपने डायमेंशंस को बढ़ा रहे हैं ताकि जो हमें मतलब मोर देन हमें 22 मार्क्स तक मिले। हालांकि पॉलिटी सेक्शन में कम मार्क्स आता है, बट इतना लिखने का हमारा मतलब ही यही है कि वी गेट एटलीस्ट 22 मार्क्स आउट ऑफ 38। आई एक्सेप्ट कि मार्किंग कम होता है, बट 20-22 तो हमें आना चाहिए, क्योंकि हम तो 8-8 9 डायमेंशंस पे हम आंसर्स लिख रहे हैं। अब हमें नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा अगर हम अच्छे से लिखेंगे तो, विथ कीवर्ड्स, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस, इस पूरे थीम का सिग्निफिकेंस का थीम तो हमने देख ही लिया। अब देखो यहाँ पर ना जब चूंकि 2 थीम है तो अब आप लिखोगे 2 सिग्निफिकेंट, उतना पेज भी नहीं मिलता है। जब आप इतने डायमेंशंस पे जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना लिखने के लिए, तो एक बात जानना, आपके पास पेजेस शॉर्ट होने वाले हैं।
आपको जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लेंगे, यू विल फील कि आप किसी भी टॉपिक पे 8-9 पन्ने तो आप लिख करके आएंगे ही आ पाएंगे, बट यू विल गेट 6 पेज, उतना लिखने में भी नहीं है भाई, टाइम कॉन्सेप्ट भी होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों के सिग्निफिकेंस को एक में ही हम लोग डालने वाले हैं। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन है अगर आपको नहीं आ रहा है, या फिर अगर एक्सक्लूसिवली पूछा हुआ है कि दोनों का सिग्निफिकेंस अलग अलग लिखो, देन आप लिखेंगे अलग अलग से, नहीं तो एक में ही आप करके लिख लो, बिकॉज दिस इज नॉट डायरेक्टली आस्क्ड इन द एग्जाम, दिस इज वॉट वी आर ऑफरिंग कि वी नो दिस ऑल्सो। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस में ये होता है, पहला हो गया इमोशनल, देखो इस सभी कीवर्ड्स है, एकदम ध्यान से इसको लिखना, याद करना। इमोशनल इंटीग्रेशन, ठीक है, ऊपर हमने क्या देखा था, नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है, नेशनल देख लिया हमने। अब हम देखने वाले हैं व्हाट इज द इमोशनल इंटीग्रेशन। हमारा ट्रेडिशन और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दोनों साथ साथ चल रहा है ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ करता है कि हम दिवाली सेलिब्रेट करें, हम दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करें, दशहरा हम करें, आज़ादी दे रहा है ना कॉन्स्टिट्यूशन हमें। तो यही ना हुआ कि हम एक इमोशन के तौर पर अपने देश से भी जुड़े हुए हैं, अपने संविधान से भी हम जुड़े हुए हैं कि इतना अच्छा है कि हमें आज़ादी दे रहा है कि अपना ट्रेडिशन को, अपना कल्चर को हम फॉलो कर लें। दिस इज कॉल्ड इमोशनल इंटीग्रेशन। आप चाहोगे तो सीधा एक लाइन लिख दोगे, ठीक है, एक कीवर्ड लिखोगे तो ये तो आपके एग्जाम्पल में नहीं जो आइसिंग हो जाएगा ये। अब होता है लीगल, रैशनल, लेजिटिमेसी। लीगल मतलब जो चीज़ एज पर लॉ है सही है, रैशनल मतलब अपने थिंकिंग प्रोसेस से नहीं, ये तो सही है, रैशनल, इट इज रैशनल टू स्टडी, ठीक है, इट इज लीगल टू लिव इन ए गुड वे, कोई शोर शराबा नहीं करना है आफ्टर 11 PM, दैट इज लीगल। रैशनल, वी हैविंग ए वेरी रैशनल व्यू कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब लोग एक होते हैं, इट इज रैशनल व्यू। कैसे हो रहा है, वाई फंडामेंटल राइट्स, वाई DPSP। चाहो तो आर्टिकल भी आप लिख दो यहाँ पर कि आर्टिकल में से कि आप आर्टिकल, तो 25 तो हमने पहले ही वहाँ पर कोट किया हुआ है, 14 भी हमने कोट किया, आप आर्टिकल 19 लिख देना इस बार। ठीक है, आप DPSP है, रैशनल है, लीगल भी है और रैशनल भी है, आर्टिकल 44 लिख देना, ऐसे भी बहुत न्यूज़ में है ये। ठीक है, कि या फिर आप आर्टिकल 39A लिख देना, 39A लिख देना, ये भी बहुत रहता है, बहुत अच्छा से ये आर्टिकल पूछता है प्रीवियर में भी। तो लीगल और रैशनल का लेजिटिमेसी प्रूफ हो गया कि नहीं कि है, और दोनों एक ही है, मतलब लीगल भी है और रैशनल भी है, हम इक्वलिटी मेंटेन करेंगे। ये तो लीगल भी है, ये अच्छा ही सोचा ना कि क्यों, क्या इक्वलिटी होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, ये रैशनल थिंकिंग है, और ये तो लीगल भी है ना, तो ये हो गया। अब होता है इंटीग्रेटिव प्लूरलिज्म। इंटीग्रेटिव प्लूरलिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं सिग्निफिकेंस, मतलब उसका इंपॉर्टेंस, मतलब उसका रेलेवेंस। ठीक है, ये हमने देखा ना, प्लूरलिज्म क्या होता है, व्हेन समथिंग इज मोर देन वन इट इज कॉल्ड प्लूरल। इंटीग्रेटिव, उन सभी प्लूरल को, मोर देन वन को हम एक माने, हम ये नहीं बोले कि ये इस पर्टिकुलर धर्म का, ये उस पर्टिकुलर धर्म का है, हमने बोला ये सभी इंडियन है। ठीक है, डाइवर्सिटी एज रूट्स ऑफ ए ट्री। अब देखो ट्री का रूट्स जितना फैला हुआ रहेगा वो उतना स्ट्रांग रहेगा ना, तो डाइवर्सिटी है ये एकदम, अगर एक ट्री में इतना इतना रूट्स है और ये हमारा डाइवर्सिटी है, और जब उसी डाइवर्सिटी को हमने एक माना तो एक स्ट्रांग ट्री बन करके ये उभरा है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल, ट्रांसफॉर्म कर सकता है कोई भी एक। आप ट्रांसफॉर्म किसको करोगे, अच्छा चीज को तो नहीं ही ना करोगे, कुछ गलत है तो उसको आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। तो सोशल रिफॉर्म्स विद द पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंडिंग चाइल्ड मैरिज, इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल को लिया, मतलब कि विद द हेल्प ऑफ देम वी कैन डू, we can eradicate social reforms with the power of the constitution, like ending child marriage as per PCM में 2006 का एक्ट है। ठीक है, प्रिवेंटिंग ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। अब कॉन्स्टिट्यूशन ही तो आज़ादी दे रहा है कि पार्लियामेंट भी लॉज बनाए। ये कहाँ से आया, पार्लियामेंट जो पावर बना, जो लॉज इनेक्ट करता है, जो बनाता है, कैसे बनाता है, पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड आप ये भी डाल सकते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44, सेम लॉ फॉर ऑल। ऐसा नहीं कि वो किसी के साथ भेदभाव कर रहा है, तो कोई अगर इश्यूज आ रहा है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि हमने देखा है ट्रिपल तलाक एक्ट आया हुआ है। ठीक है, उसमें बहुत सारा चीज़ है जो कि आप ऐड कर सकते हैं, बट फॉर बीइंग टाइम कॉन्शियस मैंने दो ही यहाँ पर लिखा है, यू कैन चूज एनी ऑफ देम यू वांट, देयर आर मल्टीपल एग्जाम्पल्स फॉर इट। हमने देख लिया इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अब हम देखते हैं इसमें इशूज क्या है। इशूज भी तो होगा। होमोजेनाइजेशन, होमो मीन्स वन, हेट्रो मीन्स मेनी, वी आर ए हेट्रोजीनस सोसाइटी, बट जब ये होमोजिनाइजेशन होने लगे तो दैट इज एन इशू।
कैसे इशू है? हम तो एक नहीं है ना, ये हमारा, हमने कहा ये ट्री है, डाइवर्स है। अब अगर एक ही ऐसे रहेगा तो क्या ये इतना बड़ा ट्री रहेगा? नहीं रहेगा। ये इतना बड़ा ट्री, इतना स्ट्रॉन्ग ट्री कैसे है? उसका रूट्स बहुत सारे, डाइवर्सिटी है, ये तो हमारा फीचर है हमारे देश का। होमोजेनिटी में क्या होता है कि अंडरमाइंस प्लूरलिज्म, मतलब कि जो मल्टीपल है ना वो अंडरमाइन हो। जैसे आप 2005 जो 6-7 के राउंड में आप देखेंगे, जो जो लोग ये रेलवे एग्जामिनेशन देने के लिए जा रहे थे एक पर्टिकुलर जगह, वहाँ पर उन पर अटैक हो रहा था क्योंकि उन्हें वहाँ का लोकल भाषा नहीं आ रहा था। तो दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। और देखो होमोजेनिटी मतलब क्या होता है कि एक ही रहेगा, मतलब एक ही भाषा रहेगा, एक ही खाना रहेगा, एक ही कपड़ा रहेगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? अब कुछ कुछ देश ऐसा करते हैं, वो छोड़ दो, वहाँ के लोग खुश भी तो नहीं है हमारी तरह। हम तो बहुत खुश लोग हैं, नहीं वो लोग हमारी तरह खुश नहीं है। उन लोगों में बहुत इश्यूज है उन लोगों की लाइफ में, हम लोग से ऐसा इशू दिक्कत नहीं है, बिकॉज वी आर हेट्रोजिनस, वी आर एक्सेप्टिंग एवरीवन्स कल्चर, वी आर एक्सेप्टिंग एवरीवन थिंकिंग, ठीक है। तो जब ये होमोजिनाइज होना शुरू होता है तो इट अटैक्स द वेरी रूट ऑफ इंडिया, द रूट्स ऑफ द ट्री ऑफ इंडिया, जिसके कारण से वो खड़ा है एकदम वेरी वेरी स्ट्रांग, ठीक है। तो यह भी इशू है, एग्जाम्पल मैंने दे दिया। लैक ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन, ये मैंने कल के भी आंसर में बोला था, लेस यूथ, ये भी मैंने कल के भी आंसर में ये दोनों पॉइंट आपको दिया हुआ है। देखो ये जब पॉलिटिकल क्वेश्चन आएगा ना तो ये दो पॉइंट एक ऐसा है जो कि ऑलमोस्ट सभी में फिट हो जाएगा। क्यों नहीं फिट होगा? पॉलिटिकल अगर एजुकेशन लोगों को हो और अगर यूथ आए पॉलिटिक्स में तो क्या वो अच्छा नहीं होगा? यस होगा। ये एक यूनिवर्सल टाइप का एक पॉइंट है, ये कोई भी इस तरह का सवाल है लिख दो वो सही ही होगा। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में एक नेक्सस है बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड द क्रिमिनल, क्या इससे दिक्कत नहीं हो रहा है? उसको क्या समझ में आएगा कि कैसे रहना है, कैसे समाज को देखना है, कैसे प्लूरलिज्म को प्रमोट करना है, ना कि कोई एक आदमी सिर्फ रहे, क्रिमिनल रहे या कोई भी एक रहे, इंडिविजुअल रहे, ऐसा नहीं होगा ना। देयर शुड बी मल्टीपल पीपल इन एवरीवेयर, इन एंड ऑल्सो पीपल्स का थॉट, पीपल का व्यू एक्सेप्ट होना चाहिए। बट ये सब तब ना होगा जबकि कोई कोई पढ़ा लिखा लोग वहां पर जाएगा हु रियली वांट टू सर्व द कंट्री। बट अगर पॉलिटिक्स और क्रिमिनल का नेक्सस रहे जस्ट फॉर वोटिंग गेन्स पे, ये सभी फीचर्स उसमें इवेड हो जाता है, राइट। अब हमने देखा प्रॉब्लम, तो अब जरा देखेंगे वे फॉरवर्ड। अडॉप्ट द इथियोपिया मॉडल, कल भी मैं उस दिन भी मैंने कहा था, ये होता है फॉर यूथ पार्लियामेंट बेसिकली होता है वहाँ पर। वो किसी दिन एक सेपरेट वीडियो में एक लेके आ जाऊँगा, ये बहुत अच्छा टॉपिक है एक्चुअली। पॉलिटिकली एजुकेट, कल भी मैंने कहा था, ये दोनों तो फिर एक देखो ऊपर ये जो जैसे मैंने कहा ना कि यूनिवर्सल प्रॉब्लम रहेगा, तो ये दो एक यूनिवर्सल ही तो एक सोल्यूशन रहेगा। फिर प्रोएक्टिव जुडिशरी, बिल्कुल कहीं पर अगर हमारे कल्चरल में या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल में कोई इशू आ रहा है तो वी कैन गो वेयर इट्स। एक पीआईएल भी होता है, तो प्रोएक्टिव रहेगा ना जुडिशरी की, नहीं हम अपने अपने एंड से हम लेंगे केसेस को, ठीक है, तो उसको सॉल्व करेंगे ताकि हमारा भारत अच्छा से हमेशा ही रहे। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी बाय डायलॉग, जो हम बोलते हैं कंसेंसस, ठीक है। इशू आए तो क्या हो गया, हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई इशू आए तो हम लड़के ही वो ठीक होगा, बात करेंगे ना। देखो सोल्यूशन क्या होता है, कभी भी कोई भी वॉर भी अगर होगा वो लड़ लेंगे, जब एकदम खत्म होने वाले हैं फिर बोलेंगे अब हम दोनों भाई भाई, ऐसा ही होता है। तो क्यों लड़ेंगे ही क्यों, उसको छोड़ दो, लास्ट पार्ट को ही स्टार्टिंग से लाओ, हम दोनों भाई भाई, ठीक है। तो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी वही बोलता है कि जब भी कोई इशू है तो हम लोग डायलॉग से इसको ठीक कर लेंगे। तो ये होना चाहिए ना एक वे फॉरवर्ड राइस। तो ठीक है, तो हमारा ये हो गया। अब हम लोग वेलकम में आ गए हैं, तो डब्ल्यू हो गया, ये हमारा कंक्लूजन हो गया। याद रखना कंक्लूजन को ऐसे लिखते नहीं है, ठीक है, बस वे फॉरवर्ड के नीचे में सीधे स्टार्ट कर देते हैं। बोथ कल्चरल नेशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म प्रोवाइड्स फॉर इंक्लूसिव गवर्नेंस and emotional resonance while maintaining the constitutional ideals. In turn, they make India as civilizationally anchored yet constitutionally progressive. जो कीवर्ड्स है, मैंने कहा था कि मैं कीवर्ड्स को इंक्रीज करता जाऊंगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है कीवर्ड से। कीवर्ड, अब कोई भी चीज़ अगर नया है तो डिफिकल्ट तो फील होगा ही, कोई चीज़ पहले नहीं किया है तो अजीब तो लगेगा ही। बट वही चीज़ को अगर बार बार करोगे, रोज करोगे, थोड़ा देर ही करो, रोज करोगे तो लगेगा कि ये तो कुछ, आप ट्रस्ट नहीं करोगे। ये मैंने खुद से भी ये लिखा हुआ है, ये सारा जो कीवर्ड्स है। तो क्यों लिखा, मैं कैसे लिख पाई, वही मैंने प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस कहाँ से किया, टॉपर के कॉपी से मैंने प्रैक्टिस किया है, और कुछ यहाँ वहाँ जो नोट्स वगैरह दिखे वहाँ से भी मैंने नोट कर दिया। हो गया सब टॉपिक के मैंने 50-60 कर दिए। बट मैंने चूँकि पहले भी मेंस दिया हुआ है एंड आई नो कि उतने कीवर्ड याद तो हो जाएंगे बट मैं लिख नहीं पाऊंगा। तो जब मैं लिख नहीं पाऊंगा तो फिर मैं उतना को याद ही क्यों करूँ, क्यों अपना मैं दिमाग खराब करूँ वहाँ पर।
तो मैंने क्या किया, 20-25 बस उतना ही याद किया, मैं ज़्यादा घूमते रह वही कीवर्ड फिट होगा। तो बस मैं वही सब लिख रहा हूँ। जितना आपको लग रहा है कि समझ में आएगा, याद होगा, लिख लो कॉपी में, याद कर लो। कोई पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा बस मत डाल देना, वो सही ही होगा। ठीक है। इंक्लूसिव गवर्नेंस हमें पता है, समग्र इंक्लूसिव हम सबको लेकर के आ रहे हैं गवर्नेंस में। इमोशनल रेजोनेंस मतलब कि हम सबका इमोशनल को भी हम ख्याल, मतलब कि ख्याल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अब कोई दर्द में है, कोई कुछ बोले, कोई अलग कल्चर का बोल देना, तुम्हारा तो कल्चर ये है, हम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो वो कहता है कि नहीं, तुम्हारा जो भी कुछ हो हम सहानुभूति रखते हैं, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो। ठीक है। वाइल मेंटेनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स, वही आइडियल से ना, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेंडशिप, कितना कितना तो हमारा आइडियल से होता है ना मेंटेन। हम लोग सबको एक साथ लेकर के चलते, सबका भावना का हम लोग इज्जत का, सबके लिए अच्छा करते हैं, क्योंकि हमारे तक संविधान में लिखा हुआ है ना, वी हैव टू बी इक्वल, वी हैव टू बी लिबरल। क्या कुछ नहीं है, कितना अच्छा तो हमारा संविधान है। तो वाइल मेंटेनिंग द आइडियल्स, राइट, इन टर्न, अब इससे क्या होता है, वी मेक इंडिया एज सिविलाइजेशनली एंकर्ड, मतलब कि हाँ, सिविलाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसा नहीं है कि सिविलाइजेशन को हम लोग भूल गए। वी डोंट से दैट वी आर ओनली इंडियंस, वी ऑल्सो मेंशन कि हम इस पर्टिकुलर स्टेट के हैं, हमारा ये पर्टिकुलर धर्म है, हमारा ये पर्टिकुलर खाना है, हमारा ये पर्टिकुलर भाषा है, हम ये कपड़ा पहनते हैं, राइट। तो सिविलाइजेशनली एंकर तो हम लोग हैं, येट वी आर कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोग्रेसिव, मतलब हम लोग संविधान को भी हम लोग मानते हैं। ऐसा नहीं हम लोग बोलते हैं कि भाई हम तो हम हमारा ये पर्टिकुलर धर्म है, हमारा ये पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ है, ये हमारा फूड है, हम नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं होता है। हम लोग सिविलाइजेशन को एज ए कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं, हमारा रूट्स है वहाँ पर, एग्जैक्टली है, बट संविधान को भी हम लोग लेकर के चलते हैं। ठीक है। और इसीलिए बोला जाता है इंडिया एज ए सिविलाइज। तो ये तो आप लाइन को याद ही कर लो। पॉलिटी के कोई भी आ गया क्वेश्चन, अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है, ये लास्ट लाइन देना, इट विल बी मार्क्स फेचिंग। ठीक है। इंडिया एज सिविलाइजेशनली एंकर, मतलब कि जब कल्चर वगैरह का क्वेश्चन आएगा मेंस में, कल्चर एंड संविधान, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछता है। तो एक लाइन याद रखना, इट विल मेक इंडिया एज सिविलाइजेशनली एंकर्ड येट कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोग्रेसिव। ठीक है। तो विद दिस वी हैव कंक्लूडेड सेकेंड क्लास, सेकेंड वीडियो। तो इसमें देखो, ये जो क्वेश्चन था ना, ये एक रियली डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और बीपीएससी ने अपने लेवल को उठा दिया है। वी ऑल नो, ये यूपीएससी की तरफ ही अब इनका सारा क्वेश्चंस जा रहा है। देखो, एक तरफ से कहा जाए तो ये अच्छा चीज़ है। क्यों अच्छा है ना, कि जो क्वालिटी होगा ना एस्पिरेंट्स का, वो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप समझो, जो बहुत अच्छे से जो पढ़ करके गया है, तो ये कितना अच्छा है कि वो इतना टाइम तक वो अपना इन्वेस्ट किया है, और मतलब बहुत हद तक वो मेहनत किया है, उसको फ्रूट मिलेगा अपने अपने मेहनत का। तो कहीं ना कहीं बीपीएससी अब चाह रहा है कि लोग अपने लेवल को बहुत ऊपर कर लें। तो अब वो चाह रहा है, तो हमें तो करना है। ऐसा हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, हमें तो करना है। ये अच्छी बात है ना, हमें मौका है, हमारे पास समय है, हम कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं करेंगे। जब वो चाह रहा है तो हम करेंगे, तो करेंगे। तो फिर उसी बेसिस में होता है कि ये जो हमारा जो आंसर होता है, उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर करने। तो ऊपर कैसे करेंगे, तो इसी के लिए ही तो ये सीरीज़ है जो मैं ला रहा हूँ। स्टार्टिंग में देखो, कुछ लोगों को ना थोड़ा सा लगेगा, मैं ये एग्री कर रहा हूँ कि ये लगेगा थोड़ा सा कि क्या है, बहुत डिफिकल्ट है, बट लगे रहना, कंटिन्यू, गो विद द फ्लो। ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है कि अब आगे पता नहीं क्या आएगा और कितना आएगा, कुछ मत सोचो, गो विद द फ्लो। क्योंकि मैं भी आपके हाल में रह चुका हूँ। आप जब भी इस वीडियो को देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अभी देखो, अभी तो ऐसे भी है, देखो चैनल स्टार्ट किया आई थिंक कि 8-9 दिन ऐसे शायद कुछ हुआ है, अराउंड 1 वीक हुआ है आई थिंक। तो मतलब अभी तो ज़्यादा लोग हैं भी नहीं, बट स्टिल जब भी आप, जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, अगर वो स्टार्टिंग से है अपनी तैयारी में, आंसर राइटिंग कभी नहीं किया है, गो विद द फ्लो। ये सेकेंड पार्ट है इस पूरे आंसर राइटिंग का। मैं आगे करके धीरे धीरे स्टेप बढ़ाऊंगा। अब बस जो फ्लो है, उस फ्लो को आप ध्यान में रखना, पढ़ते चलना, आंसर को लिखते चलना। ठीक है। एंड देखना, आपका आंसर बहुत सुंदर दिखने वाला है। मैं एक बार फिर से, देखो यहाँ पर एक बार आपको दिखा देता हूँ। मैंने कोड से स्टार्ट किया, फिर मैंने डिफाइन किया। चूँकि डायरेक्टली ये नहीं पूछा है एक टॉपिक के बारे में, तो मैंने एक एक्स्ट्रा ऐड किया। फिर मैंने इसके बारे में बताया। अब देखो, चूँकि टाइम का भी कॉन्स्टेंट रहता है, और इसमें दो दो है थीम, तो मैंने टाइम को सेव करने का चाहा, तो मैंने लिखा यहाँ पर इवोल्यूशन
वहीं पर मैंने दिखा दिया कंपोनेंट, वहीं पर मैंने इसको थोड़ा हल्का सा 1-2 लाइन करके एक्सप्लेन कर दिया। आप कर देना आगे अपने अपने एंड से भी आप कर देना, ठीक है। हालांकि इतना में भी छोड़ दोगे तो भी खराब नहीं है, तो भी ये अच्छा ही दिखेगा, बट अगर मन करे तो आप कर दो। जैसे कि देखो यहाँ पर तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बट यहाँ पर मैंने छोड़ दिया, कुछ ऐसा नहीं है। फेस्टिवल ने क्या लिख देना, एग्जाम्पल दिवाली, मतलब ऐसा ही बस कह रहा हूँ, वो ज़्यादा चेंज नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर दिखा दिया मैंने सारा कुछ। फिर मैंने एक दे दिया कॉन्स्टिट्यूशनल के बारे में, स्टार्ट कहाँ से हुआ, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ये ऐसे आया, ठीक है। फिर मैंने दिखा दिया कि मीटिंग पॉइंट्स, वो क्वेश्चन पूछा है, अब क्वेश्चन पूछा है तो सिमिलर नाम से ही एक हेडिंग मुझे हम लोग को क्रिएट करना है। ये दिखा दिया मैंने कि कैसे कैसे हो रहा है। यहाँ पे देखो एक स्कीमा दिखाया, ये स्कीमा से ऐसे दिखा देना बाद में क्या किया, तो नेशन बिल्डिंग कर रहा है, ठीक है। आइडियल्स हो गया। फिर एक सेपरेट हेडिंग डाला, ये भी एक पूछा गया था कि कल्चरल अंडरस्टैंडिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके लिए एक सेपरेट 5 पॉइंट लिख दिया। फिर हम लोग आगे जजमेंट्स पे, पॉलिटी का क्वेश्चन है, विदाउट जजमेंट मार्क्स तो फिर कम ही देगा, जजमेंट तो हमें लिखना ही लिखना है जहाँ भी एप्लीकेबल हो, मतलब। और फिर हमने जजमेंट के बाद हमने एक सिग्निफिकेंस देख लिया। सिग्निफिकेंस देखने के बाद हमने इश्यूज देखा क्या क्या उसमें कमी है। अब इश्यूज हमने बोला तो उसका अब हमें भी तो दिखाना, हम भी तो एक फ्यूचर में कुछ SDM IAS सब हम लोग बनने वाले हैं, तो इतना तो हमें ज्ञान होना चाहिए। उसको इश्यू तो दे दिया, सॉल्व भी तो करेंगे अब, तो मेरे हिसाब से क्या वो हो सकता है, तो वो हमने लिखा। और फिर बाद में हमने कंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही एक आंसर होता है। तो जस्ट बी हियर इन दिस सीरीज, आगे भी आएगा वीडियोस फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। धीरे धीरे करके यू विल गेन दैट पेस और समझ में अच्छे से आएगा, एंड योर आंसर विल लुक वेरी गुड। कीवर्ड्स टेंशन एकदम नहीं, कुछ भी नहीं टेंशन है। जो मैंने अभी तक बताया हुआ है एक जगह नोट कर लो, हल्का मीनिंग वगैरह लिख दो, और जहाँ भी आप आंसर लिखोगे उसको डाल दो। करना उतना नहीं, उतना दिमाग लगाना ही नहीं है, और इससे ज़्यादा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, और अगला वीडियो फिर इसी पे ही आएगा, बट एक अलग क्वेश्चन पे। थैंक यू।